माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 106, डॉक्टर अनिल अग्रवाल। माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आतंकवाद को प्लीज कोई बात और रिकॉर्ड पर नहीं जा रही। क्वेश्चन आवर है, मैं आग्रह करूंगा, क्वेश्चन आवर है, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। अलाउ क्वेश्चन आवर प्लीज। आतंकवाद को वित्त पोषण से संबंधित मामलों में एनआईए की जांच के क्या परिणाम निकले एवं इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? सभापति महोदय, मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के प्रति संकल्पित और प्रतिबद्ध है। माननीय सदस्य महोदय का जो प्रश्न था, एनआईए द्वारा त्वरित और गहन जांच के कारण जो परिणाम आए हैं उसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा। उग्रवाद एवं उसके समर्थकों के चल अचल संपत्ति जैसे कि जमीन, मकान, वाहन, बैंक खाते इत्यादि जब्त किए गए हैं। आतंकियों द्वारा वित्त पोषण के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अग्रिम कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान से मादक पदार्थ की स्मगलिंग एवं उससे प्राप्त धन का आतंक के लिए दुरुपयोग पर रोक लगी है। मादक पदार्थ और आतंकवाद के मध्य पनपते गठजोड़ पर कार्रवाई की गई है। सभापति महोदय, हवाला सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से धन जुटाने वाले अलगाववादी, ओवरग्राउंड वर्कर और आतंकवादी संगठनों को धन प्रवाह अवरुद्ध होने के कारण कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में भारी कमी आई है। एलडब्ल्यूई के टेरर फंडिंग माध्यमों का पता लगाकर संगठित हथियारों की तस्करी की आपूर्ति पर रोक लगी है और भारी मात्रा में जब्त किया गया है। हम सबके ऊपर वाले चेयरमैन साहब कह चुके हैं, हम सब लोग उनकी बात माने। धन प्रवाह को अवरोध करने के फलस्वरूप आतंकवादी घटनाओं में बहुत कमी आई है। सभापति महोदय, जहां तक उन्होंने मुकदमे और गिरफ्तारी की बात की है, अब तक आतंक के वित्त पोषण संबंधित 103 मामलों की जांच हुई है। 868 दोषियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हुए हैं और 795 दोषी गिरफ्तार किए गए हैं। 97 दोषियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए एनआईए की उपलब्धि को, तो एनआईए द्वारा जांचे गए कुल मामलों में अब तक दोष सिद्धि के 92.59, जो कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दरों में एक है। दूसरा सप्लीमेंट्री डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई और बात आपके माध्यम से प्लीज मेरा आग्रह है, सरकार को और माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आपके इस अथक प्रयास से देश में आतंकवाद में कमी आई है और एनआईए ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार एनआईए को और अधिक पावर देने पर विचार कर रही है? सभापति महोदय, पूर्व में भी एनआईए को जिस प्रकार से कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, सिर्फ क्वेश्चन और उत्तर बहुत ही परिणाम को लाने वाला है। फिर भी उसके अतिरिक्त 2019 में एनआईए के मैंडेट में वो बढ़ाया गया है। पहले जो जिस प्रक्रियाओं के अंतर्गत इनको जो अधिकार दिए गए थे, जिस परिणाम की मैं चर्चा किया हूँ, इसको विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, अपहरण विरोधी अधिनियम, नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरोध कार्य के दमन अधिनियम, सार्क समझौता आतंकवाद का दमन अधिनियम, सामुद्रिक नौ परिवहन एवं महाद्वीपीय सेल्फ पर स्थित प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम। कृपया मंत्री जी ब्रीफली आंसर दें। सामूहिक विनाश के अधिनियम,
उनके वितरण प्रणाली विरुद्ध क्रियाकलाप का निषेध अधिनियम, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध, इसकी मैं पूरी चर्चा नहीं करूंगा। इसमें बहुत सारी अधिकार उनको प्राप्त है, फिर भी उनके मैंडेट को बढ़ाने के लिए 2019 में किया गया है, जिसके अंतर्गत एनआईए को मानव तस्करी, साइबर अपराध जैसे मामले, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की जांच का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही भारतीयों से संबंधित बड़ी संपत्ति, विदेशों में घटित होने वाले आतंकी घटनाओं की जांच भी इसके अधिकार में शामिल किया गया है। जो सरकार की प्रतिबद्धता है वह आतंकवाद या देश के विरुद्ध कृपया आपस में बात न करें। माननीय मंत्री जी के साथ जा रहे रिकॉर्ड पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाओं को जो देशद्रोह की घटनाएं हैं, जो देश के हित में नहीं है, एनआईए उस पर काम कर रही है और उसके लिए समय समय पर सरकार विचार करती है। थैंक यू। माननीय रामनाथ ठाकुर जी, प्लीज आपस में बात ना करें। माननीय, प्लीज सीट पर बैठकर आपस में बात ना करें। माननीय मंत्री जी, प्लीज आपस में बैठकर बात ना करें। प्लीज हाउस को चलने दें, प्लीज। उपसभापति महोदय, माननीय केसी राममूर्ति जी, उपसभापति महोदय, माननीय रामनाथ ठाकुर जी। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न है कि राज्यवार ब्यौरा क्या है, कितने छापे मारे गए, इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। देखिए, जो माननीय सदस्य जी की भावना है, जो जानना चाहते हैं, वह जो क्वेश्चन पहले किया गया था, चूंकि सप्लीमेंट्री उससे संबंधित था, लेकिन मूल प्रश्न से अलग था। फिर भी चूंकि सदन के सामने एक महत्वपूर्ण विषय था, इसकी जानकारी मैंने रखी है। और जहां तक माननीय सदस्य रामनाथ बाबू का कहना है, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो मामले हैं वह एनआईए उसकी जांच नहीं करती है, लेकिन आतंकवाद से संबंधित जो वित्त पोषण के मामले बनते हैं उसमें एनआईए अपने अधिकारों के क्षेत्र में लाकर उसकी जांच भी करती है, अभियोजन भी करती है। लेकिन इसके द्वारा अगर यह जानना चाह रहे हैं तो अभी तक मौजूद वर्ष में, जो कि वर्ष 2021 है, एनआईए ने आतंकी आर्थिक सहायता से संबंधित मामलों में 151 छापे तलाशी आयोजित की है। इन छापों में कुल 29 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई है। माननीय केसी राममूर्ति जी। Sir, I would like to know from the Honorable Minister, a lot of action is being taken to counter terrorism in Kashmir and other places. But sir, what are the major cases being investigated by NIA now? Please. Sir, my question प्लीज आपस में बात ना करें, प्लीज। महोदय, कश्मीर के मामलों में एनआईए ने वैसे सभी मामलों को जो आतंकवाद को पोषित करने वाले, चाहे वह वित्त पोषण की इकाई से संबंधित हो, चाहे सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली जितनी घटनाएं हो, वैसे या फिर वैसी घटनाएं जिसका प्रकृति गंभीर रूप से दिखती हो, या फिर वैसा जो एनआईए के 2008 के अधिसूचना के हिसाब से, अधिनियम के हिसाब से जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, कश्मीर में अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग करते हुए वैसे सारे मामले आए हैं। यहाँ तक नहीं, जहाँ तक आग्रह है, अभी अपनी सीट पर जाएं, सवाल पूछें। जहाँ तक व्यक्तिगत मामलों को कहने की बात है, जिसका उल्लेख करना यहाँ, चूंकि एनआईए से संबंधित जितने मामले आते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं। इस संवेदनशीलता का ख्याल हम सबों को रखना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर डीपी वत्स जी। उपसभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एम्बेजलमेंट भी आतंकवाद से कम नहीं है, और ख़ासकर सेंट्रल फंड्स जो वेलफेयर फंड स्टेट्स को दिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को दिए जाते हैं, उसमें केंद्रीय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे सीबीआई
का दखल क्यों नहीं दिया जाता, उनसे इन्वेस्टिगेशंस क्यों परमिटेड नहीं है, और ऐसा कब करेंगे कि सेंट्रल के जो फंड्स हैं उनमें सीबीआई को पूरी लिबर्टी हो, वो स्टेट्स में भी इसको इन्वेस्टिगेट करें और केस बनाएं। बिल्कुल प्रश्न से अलग का प्रश्न है, एनआईए के संबंध में है, वह सीबीआई के दखल की बात कर रहे हैं, जो यह प्रश्न से बिल्कुल अलग है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 107 माननीय श्री शमशेर सिंह ढुल्लो जी, माननीय शमशेर सिंह ढुल्लो जी नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी, पे रख दिया गया है। माननीय प्रसन्न आचार्य जी, माननीय प्रसन्न आचार्य जी, माननीय प्रसन्न आचार्य, प्लीज योर क्वेश्चन सप्लीमेंट। सर क्वेश्चन नंबर 107 तो प्लीज बेल में ना आए, प्ले कार्ड ना दिखाए, अपनी सीट पर जाए, मैं ये आग्रह कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 107 सर I would like to know from the honorable minister whether in the global hunger index of 2021 even India's rank is below the rank of Nepal, Bangladesh and Pakistan, our three neighboring countries, sir. And as per the UNICEF study, globally malnutrition is the cause of at least 45% of the child mortality, whereas in India, this number is 69% child mortality due to malnutrition. This is the report of the UNICEF. So I would like to know from the Honorable Minister, what are the immediate and urgent steps the government is taking or contemplate to take to deal with this alarming situation in the country, sir? And sir, most of the people affected due to malnutrition is in the Adivasi area. The Adivasi population of India are suffering mostly from malnutrition. So what are the special and immediate steps the government is contemplating to take to prevent the deteriorating situation of malnutrition, particularly in the Adivasi belt of the country? Respected Chairman sir, basically global index वो टोटल टूल है, डिज़ाइन किया हुआ है कि कॉम्प्रिहेंसिव मेजर एंड ट्रैक हंगर ग्लोबली बाय रीजन एंड कंट्री। उसमें तीन चीज़ों हम कवर करते हैं: अननरिश पीपल इन द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 5 years एज दो आर वास्टिंग एंड स्टंटिंग, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाइड बिफोर देयर 5th birthday. स्कोर 100 मीन्स जीरो हंगर, वो बेस्ट स्कोर है, और जो 100 स्कोर है वो सबसे वर्स्ट स्कोर है। तो बेसिकली जो ग्लोबल इंडेक्स जो एजेंसी ने हमको जो दिया है वो बेसिकली पूरा साइंटिफिक पर्पस के नहीं है, उसका कुछ ऐसा पार्ट है कि जो टेलीफोनिक ओपिनियन लिया है जो साइंटिफिक नहीं है, और इसकी वजह से उसमें जो अननरिश पॉपुलेशन इन द इंडिया उसका जो फिगर उन लोगों ने ज़्यादा हाई बताया, उसकी वजह से हमारा ग्लोबल इंडेक्स में नंबर कम दिखाया। और दूसरा ऐसे ही वास्टिंग और स्टंटिंग में जो रेफरेंस ईयर है वो भी अलग बताया, मोर्टालिटी रेट में भी कम बताए, और वैसे भी बेसिकली हंगर में मेन पार्ट तो अननरिश पॉपुलेशन उसका ही होता है। तो ये सब में हमने कंपेयर करते हैं तो अभी रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में हमारा सब पैरामीटर आ गया है, और उसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उसके हमारा स्थान काफ़ी आ गया। ऐसे चाइल्ड मोर्टालिटी कम हो गया, न्यूट्रिशन में भी हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और इसके लिए हमारा वड़ा प्रधान मोदी जी पोषण अभियान भी चलाए, और पोषण अभियान सब आंगनबाड़ी वर्कर्स की सर्विस से हम दे रहे हैं, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट, और हमारा इंडेक्स में जो साइंटिफिक जब डेटा आएगा तो हमारा नंबर काफ़ी आगे आएगा। थैंक यू। UNICEF report, sir. प्लीज
Just to stand in supplement and support of the Honorable Minister of State, I think that what Prasanna ji has voiced is a concern of many generations in our country. Malnutrition, sir, is an intergenerational challenge. It is not a challenge that emanates with the birth of a child or with a marriage or union between a man or a woman. The fact that, as has been enunciated by the Honorable Member of State, the recent survey of the Family and Health Welfare Ministry highlights the declining trends of wasting, stunting and undernourishment. However, I will here, sir, highlight, since the Honorable Member particularly highlighted the need for effective implementation of the project in tribal communities, I must here say that the Honorable Prime Minister, as he envisaged the Poshan Abhiyan, envisaged a partnership and convergence between 18 ministries, and predominantly the Tribal Affairs Ministry is a participant in the same. We are dependent, sir, on states for the efficacy in terms of implementation of the project. I am here, sir, delighted to tell you that I have, in my 2 years of experience in this ministry, and especially under the Poshan Abhiyan, never found a state wanting or withdrawing from these efforts. I am assured with the performance of the states that they are as serious about this challenge that our country is facing as a whole as we are in the Government of India. Thank you. Mani Virendra Baisya ji. The Global Hunger Index ranking, the recent report published, is very much concern for us. As per this report, out of 116, Indian position is Indian 111. Earlier, Indian position was 94. So I want to know, this is very much concern for us. I want to know for Honorable Minister to improve this situation, what measure government is going to take, and it will take how many years to improve our position. Thank you. Permission, I would like to highlight to the Honorable Member that the answer in fact reflects the challenges as to why the numbers in the Global Hunger Index is not acceptable to many in our country. The way that this survey was conducted was through a telephone call. And I'll just give an example of one of the questions posed in the telephone conversation. क्या आपको कभी भूख लगी थी जब आपने खाना ना खाया हो? So, can you imagine, sir, that we are talking about a medical challenge, a societal challenge that is measured through a Gallup phone call. This is why, and the other additional information that has been made available in the reply is that conditions where COVID has impacted the state of nutrition and societal, in fact, concerns in our neighborhood have not found a reflection in this index or in this study, which means that countries, as the senior member of the House had also enunciated in his response, countries like Nepal, Sri Lanka, Afghanistan, it seems from this report that they have been unaffected by COVID, which is not true. And insofar as the members desire to ask how much of an effort are we undertaking, again, I will, sir, here highlight that apart from the Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Health and Family Welfare is one of the lead participants in the Poshan Abhiyan, wherein through medical interventions, we have ensured that the Chief Medical Officer of every district takes into consideration children who are SAM and MAM, that is severely acutely malnourished children, and children who need medical attention immediately. I must here, sir, highlight that many members will have access to suppositions in terms of number of SAM children in our country. For the first time under the leadership of the Honorable Prime Minister, sir, we have engaged with states to get precise numbers. There was a pronouncement years ago in this very house that we have 8 million plus SAM children in the country. However, when states, sir, with medical assistance and supervision, undertook a survey, that number reduced to less than 1.5 million, sir. Thank you. Honorable M. Thambidurai ji. Deputy Chairman of the House, I want to tell you very well, everybody knows, hunger is the dangerous weapon in the world. Therefore, you know very well our former Chief Minister, Dr. Parachitala MGR, introduced a midday meal scheme
to give nutritious food for the school children. That is the pioneer scheme which introduced in Tamil Nadu. Then after other states also now following that. The same way, Dr. Purushottam Amma, Jayalalitha. Please, No, I'm telling put your question briefly. No, I'm telling this because question when My I'm coming request to to the question. both I'm you coming to the and question. Honorable Minister, I'm coming to the be question, brief in that's your why. answer so that I can go ahead. No. Please. I'm coming to the malnutrition. Because regarding that, I'm telling malnutrition, that thing, and also you have said, including the distribution of the. Please put your question, sir. For Please that put I'm your telling. question. Dr. Amma Purushottam Amma avargal, during that period, she gave distribution of the rice to all the card holders in Tamil Nadu. So your question, No, what is your question? these are the things that are done. And Honorable Prime Minister also announced many schemes giving the ration to the COVID affected people. This is going on. Therefore, these are the schemes very well. I want to know from the Minister, what are the steps is government is going to take to direct all the states, because Minister said, Okay, thank cooperation you. of the states Thank you. are very Thank you, Honorable important Thamiduri. to implement this kind Honorable of Minister, please. Honorable Minister, please. So I'll be brief. Yes, I'm appreciable that the Honourable Member has highlighted the Prime Minister's initiative to ensure 80 crore Indians receive free ration for over 18-19 months. That has added to ensuring food security for our citizens. I must also here highlight, sir, that when the country came to a lockdown due to the pandemic, the Ministry of Women and Child Development engaged with state governments to ensure that the take-home ration for children who come to Anganwadis, including pregnant and lactating mother, was delivered at their doorstep every 15 days. The ministry is in continuous engagement to take reports from the state with regards to delivery. We also, sir, actualized a digital tracking enablement device called Poshan Tracker, where today over 9 crore beneficiaries, women and children from Anganwadis, are tracked in terms of the services that they are due to receive under this legislative procedure and administrative effort. Thank you. माननीय question number 108, माननीय रेवती रमन सिंह जी, माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री माननीय रेवती रमन सिंह जी। मैं आपके अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अपराध हुए हैं, पिछले 2 साल का आंकड़ा माननीय मंत्री जी ने दिया है, स्टेट वाइज क्या आंकड़ा है, कौन कौन से प्रदेशों में, 5 प्रदेशों का माननीय मंत्री जी अगर बताने की कृपा करें कि कितने अपराध हुए और कितने में सजा दिलाई गई। धन्यवाद। महोदय, आपके माध्यम से मैं आदरणीय संसद सभ्य को अवगत कराना चाहती हूँ कि एनसीआरबी के वेबसाइट पर जैसा कि प्रेषित है इस जवाब में सारा डेटा स्टेट वाइज उपलब्ध कराया जा चुका है और मैं आशान्वित हूँ कि प्रदेश की सरकारें इस विषय को गंभीरता से लेकर अपने यहाँ पर गृह विभाग के माध्यम से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट विषय है, इस विषय को महिला संरक्षण और सुरक्षा के विषय को गंभीरता से इस पर प्रयासरत है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय अगर सभी चीज डेटा बाहर से ही देख लिया जाए तो फिर सदन में क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है? माननीय, मैं आपके अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने केसेस पॉस्को कोर्ट में दायर किए गए और कितने केसेस अभी तक लंबित हैं जिस पर की कार्रवाई होनी है। आपके माध्यम से संसद सभ्य जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगी, जिन प्रश्नों को वो आज उपस्थित करवा रहे हैं इस सदन में, उस प्रश्न की गरिमा और मंत्रालय मेरे से संबंधित नहीं है, फिर भी पॉक्सो और महिला उत्पीड़न के केसेस में जल्द से जल्द राहत मिले, इसके लिए निर्भया फंड के अंतर्गत भारत सरकार ने देश भर में 1023 कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की है। मेरे पास वर्तमान में जो उपलब्ध जानकारी है, 1.5 लाख केसेस पेंडेंसी में थे जब हमने इन 1023 कोर्ट्स के लिए प्रावधान किया और व्यवस्था की,
और मेरे पास जो वर्तमान में जानकारी है उसके अंतर्गत लगभग 55,000 केसेस में समाधान दिया जा चुका है। इसमें से एक पॉस्को के केसेस कितने हैं ये तत्वाधान मंत्रालय न्याय का है और निश्चित रूप से जब वो प्रश्न न्याय मंत्रालय से करेंगे उनको मिलेगा। अगर आप मुझे आदेशित करेंगे तो मैं न्याय मंत्रालय तक महोदय की जो चिंता है उसको मैं पहुंचा दूंगी। धन्यवाद माननीय मंत्री। माननीय अमर पटनायक जी। Chairman, sir, thank you so much. Sir, as you know, we have organized sector and the unorganized sector. So workplaces in organized sector generally follow the principles and the rules and the act provisions relating even the provisions of the the Visakha judgment. Everything is followed in the organized sector. For the unorganized and the informal sector, which employs about 63% of the women force, whose labor force comprises 63% as women, what are the precautions that are being taken by the ministry? Of course, the state government has a role to play in so far as crime and criminal kind of antecedents are concerned. But other kinds of exploitation also takes place in the unorganized sector. So what kind of precautions are being taken by the ministry? Thank you so much. Member's question, I can here highlight that the Honorable Prime Minister directed setting up a one-stop centers, especially for women in crisis, be they from the organized or the unorganized sector. I am pleased to here share with the August House, sir, that over 704 such centers are currently operational in the country, where close to 4.5 lakh women had received assistance. I must also here highlight, sir, that in collaboration with state governments, we operate over 35 helplines across the country, and the women helplines have helped over 55 lakh women in our country. I must here, sir, also bring to your kind attention that when the COVID lockdown was announced, the Government of India, taking cognizance of the needs for protection of women, ensured that all helplines, all one-stop service and crisis centers were functional 24/7. I am sure, sir, that the Honourable Member will agree that such centers, looking at the incidence of crime per district, in the recent budget, there was an announcement of 300 additional such centers in districts where we see more incidents of crime against women. Thank you. Honorable KJ Alphonse. So I would like to know from the Honorable Minister whether the government, this ministry would take up with the law ministry and also with the judicial setup, whether they would replicate the Bihar model in which the POSO case took place today, the charge sheet was filed the next day, and the trial took place on the same day, and the punishment was given on the same day. Why can't the rest of the country do this? Would the ministry take up the initiative with the law ministry and with the Chief Justice of India? The kind member of parliament, I think, is in belief that I have superseding powers as minister to call upon and manifest my will on the judiciary, which is independent. But I must here say, sir, that whatever case has been enunciated today in this August House is a reflection of the will of this very House, which legislated a time period within which justice has to be delivered to a woman or a child in need of protection of the law. Thank you. Question number 109, Mani Irana Karadi. Mani Mantri ji. Supplementary? No supplementary. Question number 110, Honorable Sri John Brettas, absent. माननीय मंत्री जी। प्रश्न का उत्तर सभापति पर दिया मैंने। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय वी विजय साई रेड्डी जी। Sir, thank you, sir. Cooperative credit societies registered as multi-state cooperative societies are not mandated to abide KYC norms, know your client norms. Sir, considering that multi-state cooperative societies are violating the norms, what steps the government is taking to establish a regulatory body in order to govern the affairs of these multi-state cooperative societies? Thank you very much. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है,
तो कोऑपरेटिव मल्टी कोऑपरेटिव के बैंक जो होते हैं उसे संबंधित है। इस पर जो भी संबंधित जो हमारे नियम हैं उनके तहत वो काम नहीं करते हैं तो हम उसमें पर समापन की कार्रवाई करते हैं। उसके लिए हमने पर समापक नियुक्त किए हैं। माननीय श्री जयप्रकाश निषाद जी। उपसभापति महोदय, आपके आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में जितनी सहकारी समितियां हैं उससे संबंधित मत्स्यजीवी सहकारी समितियां हैं, इनके लिए कोई ऐसा ठोस कदम उठाने का काम करेंगे कि जो आज उपेक्षित समितियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा? दो प्रकार की हमारे यहाँ सहकारी समितियाँ होती हैं और ये पर्सनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। लेकिन जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं कह सकता हूँ कि राज्यों से संबंधित है, लेकिन हम राज्यों से समन्वय स्थापित करके हम कैसे उन सहकारी समितियों को सशक्त कर सकते हैं, चाहे वो पैक्स हों। और हमने जो पैक्स जिनके माध्यम से हम नीचे तक हम सेवा करने का काम करते हैं, 63,000 हमारे पैक्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम और उनको मजबूत करें, कैसे उसमें बढ़ोतरी करें, उनका शिक्षण है, उनका प्रशिक्षण है, उसको हम कैसे और तेज़ी के साथ ले जाएं, और उस पर हम काम कर रहे हैं। और यहाँ से पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा माननीय हमारे जो अधिकारी हैं वो भी और हम भी संपर्क राज्यों से करते हैं। और सहकारिता के मामले में जिस तरह से सहकार से समृद्धि हमारा विजन है, सहकारिता आंदोलन को नीचे जमीनी स्तर तक मजबूत करना चाहते हैं, हम पूरा काम आपके सुझाव के अनुसार कर रहे हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन 111 माननीय श्री टी.जी. वेंकटेश जी। माननीय मंत्री फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय टी.जी. वेंकटेश जी। Honorable Deputy Chairman Sir, my additional question number 1 to Education Minister through you, the budget allocation Government of India to water treatment for providing the drinking water and the sanitary materials to the government schools in all over the country, budget allocation 2004 to 2019 of the previous government and the present government, what is the budget allocation they have made? If you have any details, kindly. Thank you. Honorable Chairman Sir, Honorable Member has raised a good question, but it is not within the purview of his question. It will be another question. Second supplement. Sir, Government of India first time provided large extent of funds to the state government for allocation of the water provision and also toilets. And if you see the entire country, sir, the treated water they are not supplying to the schools. And again, same way, cheapest chlorinated bleaching powder also they are not using for the sanitation. This is very important, sir. Otherwise, whatever Government of India is doing for this one will be wasted. Very good question, and it is also heartfelt. But I would like to speak. Education is the concurrent list of the Constitution, and most of the schools are under the jurisdiction of concerned states. And practically, states have the responsibility and mandate to provide school infrastructure, including drinking water and toilet facilities. But always, central government is very serious to give this service. And according to that, under the Samagra Shiksha, which is aligned with our new national education policy, always providing funds to the states. And according to each school, this fund is almost, this is up to 1 lakh rupees. And 10% of this fund is being spent
to the Swachhata Abhiyan Prakalpa. That is for the toilets and other things, and even to the supply of drinking water. Thank you. And the total fund is, yes sir, excuse me, in 2018-19 the fund was 200.52 crores, 219-20, 22.40 crore, 2020-21, 22.92 crore. And in the infrastructure and under Samagra Shiksha, in the last 3 years, total funds spent is, you'll be very happy to know, there's 8,936 crores. Thank you. माननीय संजय सेठ जी. सर मेरे तरफ देखिए ना, इतनी बात हाथ उठा रही सप्लीमेंट्री देते कि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में हैं तथा कितना धन इन भवनों को ठीक करने तथा नए भवनों को बनाने के लिए आवंटित किया गया है. Mananiya Sadasya has raised good question, but it is also not within the purview of the related questions now. Thank you. माननीय महेश पोद्दार जी. महोदय, इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने एक समयबद्ध तरीके से पूरे देश के हर घर तक बिजली और पानी पहुंचा दिया या पहुंचा रहे हैं. महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्या इसी तर्ज पे इस देश के हर स्कूल में भवन, डेस्क बेंच, बिजली और सबसे महत्वपूर्ण किताबें भी समयबद्ध तरीके से पहुंचा करके सुनिश्चित किया जाएगा? Honorable Chairman said, we will be happy to know that all members that Swachh Vidyalaya Abhiyan par, initiative par, in 2014 to 2015 August, this is in 1 year initiative, massive toilets have been structured and done throughout the country. Thank you. श्रीमती रूपा गांगुली जी. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ही ये जानना चाहती हूँ हमारे मंत्री से कि स्वच्छ विद्यालय इनिशिएटिव जो है उसमें तो आपने बहुत अच्छे से डिटेल दिए हैं, लेकिन राज्य के अनुसार अगर हमको पता चले कि पश्चिम बंगाल के पास कितने बाथरूम्स हम बनाएं और ये बनाएं, ये अगर पता चले. प्लीज, आपका क्वेश्चन स्टेट से संबंधित है माननीय मंत्री. प्लीज प्लीज प्लीज. हाँ, यस सर, प्लीज. I am happy to inform to the honorable member that that in Swachh Bharat initiative, 35,696 toilets have been developed in 1 year program. This is very inspirative. Thank you. Question number 112, Honorable Sri Derrick O'Brien. Yes. माननीय मंत्री जी. फर्स्ट सप्लीमेंट्री, नो सप्लीमेंट्री. क्वेश्चन नंबर 113, माननीय रामनाथ ठाकुर जी. उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री माननीय रामनाथ जी. मैं जानना चाहता हूं, स्वारंभ वर्ष 2019 में बसावटों के अन्न के साथ साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर बनना था. उसमें बिहार में कितने किलोमीटर बने और कितने किलोमीटर बाकी हैं? माननीय सभापति महोदय, आज जब मैं इस पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री सड़क योजना के विषय पर उत्तर देने के लिए खड़ी हुई हूँ, तो आज मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, क्योंकि 25 दिसंबर में उनकी जयंती भी है, उनका स्मरण करते हुए और आज के जो
उपराष्ट्रपति जी हैं और इस चेयर के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस योजना को लागू किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2021 में हम लोग हैं 1, 2 और 3। बिहार के लिए माननीय सदस्य ने जो पूछा है, क्योंकि ये सड़कें 12मासी सड़कें और अभी 3 फेस में हमने जो लिया है उसमें विद्यालय है, अस्पताल है और सार्वजनिक कोई जगह है, उनको लेकर के हमने स्वीकृति दी है। माननीय चेयरमैन साहब, अभी 1 और 2 की ही पूरी नहीं हुई है, जिसको हमने अभी समय बढ़ा करके 22 तक कर दिया है और जो वामपंथी एरिया है वहाँ 23 तक कर दिया है। ये पूर्ण होने पर यदि शेष बचेगा तो आगे देखेंगे। दूसरा सप्लीमेंट। उपसभापति महोदय, क्या अगले वित्तीय वर्ष में बिहार में जो बाकी सड़कें हैं उसमें कितने राशि लगेंगे और अगले वित्तीय वर्ष में बन के तैयार हो जाएंगे? क्या यह मंत्री बताने का कृपा करेंगे? सभापति महोदय, मैंने पहले ही बता दिया कि जब हमारी पूर्ण हो जाएंगी 2001 और 2 की, ये 22 तक आ जाएंगी और 3 फेज की हम 25 तक पूरी करने वाले हैं, उसके बाद हम विचार करेंगे। माननीय सुरेंद्र सिंह नागर जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आबादी के हिसाब से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश कि अगर आप जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया उसमें मात्र जो पात्र हैं उसमें एक गांव उसमें आता है। मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये प्रश्न विस्तार के बारे में है। जो कोर नेटवर्क है उत्तर प्रदेश के सांसदों का यूपीए के समय एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री थे उनसे मिला था और उस समय के माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर मेरा सवाल है, एक बड़ा नेटवर्क नहर की पटरियों का है जो गांवों को जोड़ता है। क्या उस कोर नेटवर्क में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इसको जो नहर की पटरियां उसको कोर नेटवर्क में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है राज्य के दृष्टि से वो गंभीर है, लेकिन कोर नेटवर्क रोड कांग्रेस के तहत और राज्यों से परामर्श के बाद एक कोर नेटवर्क पूरे देश में तैयार किया गया है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 1,25,000 किलोमीटर में 18,937 और बिहार में हमने 6,162 किलोमीटर सड़कें ली है और उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल कोर नेटवर्क को चेंज करने का कोई व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद। माननीय राकेश सिन्हा जी। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर बिहार के उन क्षेत्रों में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां अस्पताल और स्कूल हैं, वहां तक सड़क से जोड़ने की कितनी योजनाएं अभी हैं और कितनी योजनाएं क्रियान्वित होनी है, कितनी योजनाओं की भविष्य की योजना की प्लानिंग की हो रही है। उसी से मैं एक चीज उसी में जोड़ना चाहता हूं, चूंकि मंत्री जी एक क्वेश्चन हो गया, उसी का हिस्सा है। मंत्री जी चूंकि उसी क्षेत्र से आते हैं, रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा चीज है जो राज्य और केंद्र के बीच में आ जाता है। वाटर लॉगिंग की समस्या के कारण उस सड़क बनना भी दुर्लभ हो जाता है। हजारों एकड़ लैंड, हम ड्राउट और फ्लड तो जानते हैं, एक वाटर लॉगिंग के कारण रूरल डेवलपमेंट में एक बड़ी चुनौती है कि किसान जहां 3 फसल करना चाहते हैं वहां 1 फसल करते हैं। तो उस वाटर लॉगिंग की समस्या का निजात पाने के लिए, जिसको चौर बोलते हैं, शायद आप उस शब्द से परिचित होंगे बिहार में, उसके लिए क्या निदान निकाला जा रहा है? धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने बिहार की स्थिति और परिस्थिति को लेते हुए उन विषय को उठाया है, लेकिन मैं सदन के सामने में आपके माध्यम से रखना चाहूंगा, ये PMGSY 1 और PMGSY 2 और 3 हम अपग्रेडेशन का काम कर रहे हैं। उन सड़कों को, जो सड़क माननीय वाजपेयी जी के समय से जब शुरू हुआ वो कनेक्टिविटी का था, अब कनेक्टिविटी के बाद ये जो थर्ड है इसमें हम उसका अपग्रेडेशन कर रहे हैं। अपग्रेडेशन में हम उन्हीं सड़कों को ले रहे हैं जो सड़क पहले से कोर नेटवर्क में दिया हुआ है। और मैंने पहले भी कहा कि बिहार को
113 किलोमीटर सड़कें हमने दी है और उसी के तहत उत्तर बिहार भी आई हैं, दक्षिण बिहार भी आई। धन्यवाद। माननीय सुमेर सिंह सोलंकी जी। माननीय उपसभापति महोदय, नर्मदे हर, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मैं मध्य प्रदेश के उन जनजातीय जिलों से आता हूं जहां पर जनजातीय भाई और बहन लगातार प्रधानमंत्री सड़कें जो बन रही है उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते रहे। जी, सवाल पूछे सोलंकी। मेरा सवाल ये है माननीय उपसभापति महोदय कि मध्य प्रदेश में अभी भी ऐसे अनेक राजस्व ग्राम हैं और वन ग्राम हैं जो बारहमासी सड़कों से अभी तक नहीं जुड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे राजस्व ग्राम और वन ग्राम बारहमासी सड़कों से कब तक जुड़ जाएंगे? धन्यवाद। महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने चिंता व्यक्त की है। देश के अंदर में मध्य प्रदेश को 1,25,000 में 12,362.5 किलोमीटर सड़कें दी गई है और कई राज्य, बिहार और कई राज्य उन बचे हुए सड़कों को अपने स्कीम से जोड़ के कर रहे हैं। भारत सरकार अभी अपग्रेडेशन का काम फेज 3 में कर रहा है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 114, डॉक्टर फौजिया खान, एब्सेंट। माननीय मंत्री जी। स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। थैंक यू। माननीय वी विजय साई रेड्डी। Thank you, sir. Sir, is it a fact that funds from the Central Road Fund are being used in infrastructure and other development projects? And if yes, how many such projects have been undertaken by the ministry in the year 2021 and 22? And how is the allocation percentage decided for roads and highways, waterways and development projects from the same Central Road Fund? Thank you. Thank you. So the CRF as it used to exist was amended in 2018 by a finance ministry consultation at that time, and subsequently also amended in year 2018. And it was included that CRF becomes CRIF, in which infrastructure was included. It is not just the roads, but road and infrastructure fund. The whole thing is now, as per the rules of business, is under the Ministry of Finance, which allocates and looks after this entire fund, which is meant for all kinds of infrastructure. Because it was visualized that Central Road Fund, which was dependent on the cess that used to be charged at that time on petrol and diesel consumption, was only catering for a particular part of the infrastructure. And therefore, the ambit has been enlarged. Where the road part is concerned, which is what my ministry deals with, the allocation is based on 30% consumption on the oil and petrol and 70% of the geographical area as a guiding factor. Now, based on this, the finalization of projects is done in consultation with the states, UTs, and it is put up to the finance ministry, which ultimately allocates the particular amount. The administrative approval for the projects is also taken from the states. The states have, their area has been enlarged in terms of decision making, and even the supervision of the projects is now done by the states. A UT utilization certificate is taken from the state, based on which further accrual is calculated and further allocations is done as per the projects which have been approved. धन्यवाद। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल और जनसंख्या को देखते हुए सीआरएफ फंड का जो भाग उत्तर प्रदेश के विकास में खर्च होना चाहिए, वो मैं जानना चाहता हूँ कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश के विकास में, सड़कों के निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सीआरएफ का खर्च हुआ है पिछले 3 वर्षों के? धन्यवाद। So where Uttar Pradesh is concerned,
The total allocation for 21-22 has been 616 crores. Now, Uttar Pradesh also has large number of liabilities in terms of the projects which were taken up earlier, and almost 10,000 crores worth of projects were part of this. Now, based on this, a calculation is done which gives the ratio of accrual cum liabilities, and it comes to approximate time that a project will take. In case of Uttar Pradesh, it is very high, and therefore monitoring is done so that once the utilization certificates are submitted, whenever the projects get completed, along with what is left, a suitable amount of money is allocated so that the projects can be completed. If we only go by this particular ratio, then each project which is in the basket will take approximately 15 years to complete. But the average time taken in Uttar Pradesh for completion of projects is about 3 years. So you can work out that that is how the accruals will occur in the next couple of years. Thank you. Question number 115, माननीय सुजीत कुमार जी. माननीय मंत्री. Answer is there in the table of the House. First supplementary. Sir, the Kothari Commission way back in 1964 had recommended spending 6% of India's GDP on education. Unfortunately, it has not happened until now. In his reply, Honorable Minister has given a very detailed roadmap कि 6% of GDP कैसे हम लोग एजुकेशन पे खर्च करेंगे, and for that मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. In his reply, he has also referred to the national education policy. And sir, national education policy is definitely one of the finest examples of public policy. इसमें सर NEP 2020 में सर जिक्र है that gross enrollment ratio, GER, gross enrollment ratio will be doubled to 50% by 2050. Sir, now it's only 26.3%. तो सर 2035 तक ये डबल करने का क्या रोड मैप है? थैंक यू. उपसभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बहुत आभार प्रकट करता हूं. सदन इस प्रकार के विषय पे चर्चा करनी चाहिए. उन्होंने कोठारी कमीशन से अभी की हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, वहां तक की उन्होंने उल्लेख किया. मैं इस सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा, हमारी सरकार की विश्वसनीयता क्या है. जब हम 2014 में 14-15 में हम लोगों को जिम्मेवारी आई, तब हमारी एक्सपेंडिचर जीडीपी की 4.07 था, जो प्रतिवर्ष आगे बढ़ते बढ़ते इसी बार 18-19 तक, जिसकी कैलकुलेशन हमारे पास है, वो 4.3 तक आई है. इट्स ए ग्रोथ ट्रेजेक्टरी उसकी आगे बढ़ रही है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने जो आज की मौजूदा चुनौती को ध्यान में रखते हुए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उच्च शिक्षा में कम है, इसको 2050 तक एटलीस्ट 50% तक बढ़ाएं, ये उसकी एक रोड मैप है, जिसमें हमने एनईपी में कई प्रकार की मूल उद्देश्य है उच्च शिक्षा डिग्री आधारित ना हो, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, वोकेशनल स्किल, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन क्लस्टर, एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन जोन, ये सारे नए उपक्रम को, नए फीचर्स को हमने शिक्षा नीति के तहत लाया है. ना केवल एक्सपेंडिचर बढ़ाना, हमारी देश की अर्थनीति धीरे धीरे फॉर्मल होते जा रहा है, धीरे धीरे स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे सरकारों की आमदनी बढ़ती है, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, खर्चा भी बढ़ती है. मैं पिछले 4 साल की 5 साल की आपको एक ब्यौरा दिया. आने वाले दिनों में जिस प्रकार की पॉलिसी हमने बनाई है, रोजगार हमारी शिक्षा की एक प्राथमिक आवश्यकता होगी, ना केवल डिग्री. इसीलिए ये सारे जो विषय मैंने कहा, मल्टीपल एग्जिट एंट्री, ट्विनिंग ऑफ द डिग्री, मल्टीडिसिप्लिनरी, वोकेशनलाइजेशन, स्किल, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और क्रेडिट अर्निंग, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये सारे फीचर जिसमें ये एस्पिरेशनल होगा, उसमें ज़्यादातर नौजवान
उच्च शिक्षा में आएंगे, रोजगार अभिमुखी होंगे, ये सारे योजना एनईपी के अंतर्गत है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, Companies Act 2013 mandates 2% of companies' net profit to be spent on CSR activities, companies meeting certain criteria. So, sir, my request and question to Honorable Minister would be, will you recommend to the government that 50% of that 2% CSR spend should be spent for education and particularly for education in the aspirational districts? Thank you. उपाध्यक्ष महोदय, एस्पिरेशनल जिला हमारी प्राथमिकता में है, इसीलिए पिछले 4-5 सालों में रूसा जैसे हमारी स्कीम की प्रायोरिटी देश की पिछड़े इलाका है। अभी चंद दिनों में हम रूसा 3.0 भी लेके आएंगे। हम उसी में से प्रायोरिटी दे रहे हैं कैसे पिछड़े जिला, डार्क इलाका, विशेष करके एस्पिरेशनल जिला को महत्व देंगे। माननीय सदस्य जी ने एक अच्छी विषय को सदन के सामने रखा। अभी भी सीएसआर की जो मैंडेट है उसमें एजुकेशन अभी है, लेकिन हमें एक माहौल और एक कॉन्सेंसस बनानी चाहिए कि सीएसआर की पैसा सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे खर्चा हो, रिसर्च में खर्चा हो, उसी में हमारे फ्यूचर जुड़ी हुई है। कई कंपनियां अपने प्रायोरिटी उसको किए हैं। कई सारे एंडाउमेंट, प्राइवेट एंडाउमेंट आज के दिनों में विशेष करके नई पीढ़ी की जो हमारी देश की संपन्न लोग हुए हैं, अपने प्राइवेट एंडाउमेंट से शिक्षा के ऊपर बहुत सारे निवेश कर रहे हैं। ये एक अच्छे स्वभाव समाज के अंदर दिखने को मिल रहा है और इस प्रकार की चर्चा निश्चित रूप में सीएसआर की जिम्मेवारी जिनके पास है, जिन कंपनियों के पास है, उनको मैं इस सदन के माध्यम से भी निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा, वो शिक्षा पे खर्चा कर ही रहे और खर्चा करे, सरकार भी उसके प्रति ध्यान देगी। माननीय जुगल सिंह लोखंडवाला। थैंक यू वेरी मच सर। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, पहले तो बहुत सारी शिक्षा नीति पे आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। साथ में मैं जानना चाहूँगा कि सीआरएस फंड और अलग अलग जो फंड होते हैं उसके माध्यम से आप लैब को, जो बच्चों के लिए जो जिज्ञासा उनके अंदर होती है, वो लैब के लिए कोई अलग है या बच्चों के लिए कुछ अलग लैब का कोई पार्टीशन रखा हुआ है क्या? बच्चों के लिए नई शिक्षा के अंदर बच्चों कैसे वैज्ञानिक बन पाए या तो कुछ नया इनोवेशन कर पाए, ऐसा कुछ किया हुआ है? धन्यवाद। उपसभापति महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक प्रमुख विषय नवाचार है, इनोवेशन है। अभी मैं आपके माध्यम से सदन को उल्लेख करना चाहूँगा, विशेष करके स्कूल शिक्षा विभाग जो समग्र शिक्षा अभियान अभी आने वाले 5 साल के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर लगभग 3 लाख करोड़ रुपया निवेश करने वाले हैं, उसमें बहुत महत्व दिया गया है इनोवेशन को, विशेष करके लैबोरेटरी को। अभी वो समय आ गया है, वर्चुअल लैब की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कम खर्चे में वैज्ञानिक तरीके से सारे विद्यालय में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल लैब, वो लैब करके एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे परम आदरणीय माता अमृतानंदमयी माता जी की संस्था की ओर से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। भारत सरकार उनके साथ काम कर रही है, अनेक राज्य सरकारों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। हम मिलकर आने वाले दिनों में भारत की नई पीढ़ी को, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें से हैंड्स ऑन मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए डिजिटल और वर्चुअल लैब इस सरकार के एक प्राथमिक विषय है। समग्र शिक्षा में उसमें हमने खूब व्यवस्था और जोर भी दिया है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 116, ऑनरेबल श्री एम सनमुगम, एब्सेंट। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभापति। ऑनरेबल श्री जी.के. वासन। Mandated to inquire, investigate and compile information data on human rights violations, sir, we all know, sir. So also happy to see the answer that as per the data made available by the NHRC, no such increase of human rights violation is also noticed, sir. I would like to know from the Honorable Minister
that any awareness given by the ministry so that human right violation can be reduced to the minimum in the coming days. Thank you. उपसभापति महोदय, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वह सत्य है, स्थापित है और आयोग बड़ी गंभीरता से संपूर्ण मामलों को लेती है। एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगा जो अनुलग्नक में भी है कि 2018-19 में 89 माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन और ओवर। इसमें लगा हुआ हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न टिल 2 PM